थोड़ी कमी होती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे भी थोड़ा सा मनमुटाव होता है, टकराव हो जाते हैं, या तो हम अपने साथी को सुनना बंद कर देते हैं, या हम उसे कुछ अपशब्द कह देते हैं जो किसी को दुखी कर सके। तो ये क्या प्रोसेसेस हम स्कूल में लेके जाएं, इसके लिए हमारे साथ आज 4 पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। और पैनलिस्ट भी अगर हम देखें तो हमारी समाज से आ रहे हैं, और हम देखें तो हम प्राथमिक कक्षा से बातचीत करते हुए हमारे पैनलिस्ट हमको थोड़े इंटर कॉलेजेस तक भी लेकर जा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी तक लेकर जा रहे होंगे, और एक समाज के बड़े आईने को भी दिखा रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे पहले पैनलिस्ट का। तो हमारी पहली पैनलिस्ट है मोनिका मैम। मोनिका मैम नवीन श्यामपुर में पढ़ाती हैं, प्राथमिक स्कूल की एक अध्यापिका हैं और 25 वर्ष का अनुभव रखती है। तो आज हम उनकी बातचीत को सुन रहे होंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि उनकी भाषा में आपको भयमुक्तता दिखाई दे रही होगी, सौम्यता दिखाई दे रही होगी। और ऐसे ही अगर उनकी बातचीत सुनेंगे और उनके किस्से थोड़े हम सुन पाएंगे, तो कक्षा और वातावरण, कक्षा का पूरा, तो यहाँ पे कक्षा के वातावरण की हम बात करें तो स्कूल ही पूरी वातावरण में कैसे वो इसको इंश्योर कर रही है कि स्कूल और जो स्कूल के बाहर की दुनिया का कनेक्शन है वो कनेक्ट हो पाए। तो उसको हम सुन रहे होंगे मैम के अनुभवों से, और साथ साथ उनकी गतिविधियों को सुन रहे होंगे कि वो कौन सी गतिविधियां हैं जो इस पूरे गैप को ब्रिज करने में मदद कर रही है। तो स्वागत रहेगा मैम का। तो गर्म जोशी के साथ हम तालियां बजाएंगे थोड़ी। दूसरे हमारे पैनलिस्ट को हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच में हमारे साथ सुमन मैम। सुमन मैम उच्च प्राथमिक विद्यालय बनियावाला में अभी प्रभार संभाल रही हैं, और मैम का एक लंबा समय का अनुभव है, लगभग 31 वर्ष मैम ने शिक्षा को दिए हैं, और 8 वर्ष मैम प्राथमिक विद्यालयों में भी काम करते आई हैं। तो एक और मैम की उपलब्धि ये है कि मैम ने पिछले साल शैलेश भटियानी पुरस्कार की विजेता भी रही है, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और लगभग लगातार कई सालों से वो आईसीटी में भी उत्कृष्ट कर रही हैं, उसके भी पुरस्कार के रूप में वो सम्मानित हैं। तो उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में है, और शैलेश भटियानी पुरस्कार से तो सम्मानित किया ही गया है। पर उनकी उपलब्धियां सिर्फ ये पुरस्कार नहीं बताती हैं, उनकी कक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो बच्चों का जो संवाद और बच्चों का जो उनके साथ हिलना मिलना है, आराम से भयमुक्त वो पूछ पाते हैं अपनी जिज्ञासाएं मैम से। तो मैम विज्ञान की शिक्षिका हैं और गणित पढ़ाती है साथ में, तो बच्चे बेफिक्र होके जो पढ़ पा रहे हैं उनके साथ उनकी वो जो हम सम्मान देखें, वो पहला एक बड़ा प्राइज, तो वो हमारे साथ आज शेयर कर रहे होंगे वो मंच पे। तो स्वागत है मैम का भी। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कारण ये है कि सर अगर हैं सुंदर नौटियाल सर हमारे साथ है, वो चिन्याली सौर से हैं, तो हमारे साथ उत्तरकाशी के एक साथी जुड़ रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि हम प्राथमिक से उच्च प्राथमिक जा रहे होंगे और वहां से ही वो अनुभवों को हम इंटर कॉलेजेस तक समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सुंदर नौटियाल सर चिन्याली सौर उत्तरकाशी में है और राजकीय इंटर कॉलेज कोटधार में वो है। 2011 से सर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, लगभग 15 वर्षों का उनको अनुभव है। सर इस पूरी प्रक्रिया में अगर सर की एक उपलब्धि या सर का एक पढ़ने लिखने की संस्कृति को लेकर पूरा प्रयास देखेंगे, तो सर लगातार लिखते हैं, पढ़ते हैं, और यही प्रयास उनके बच्चों में भी दिखाई देता है कि वो लगातार सीखने और पढ़ने का काम करते हैं। और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो विज्ञान से जुड़ी भी बहुत सारी गतिविधियां बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों का सर के साथ मिलना जुलना उसी तरीके से है जहाँ पे हम कह रहे हैं एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने की बातचीत करना, तो वो हमें उनके पूरे प्रयासों में दिखाई देता है। और हम उन्हें आज सुन भी रहे होंगे कि क्योंकि ये इंटर कॉलेजेस के बच्चे हैं, और अभी सुबह ही हम बातचीत कर रहे थे कि इन बच्चों के साथ काम कैसे किया जाए। तो वो उसके कुछ प्रयास सर अपने रख रहे होंगे उनके साथ बातचीत करने के। हमारे साथ साथ में मौजूद हैं अमन मदान जी। अमन मदान जी मेरे शिक्षक भी रह चुके हैं, और अगर देखें तो मानव विज्ञान में एमएससी उन्होंने किया है और जेएनयू में एमफिल और पीएचडी की है उन्होंने। साथ में बहुत सारे शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के या समाज को सोचने या दिशा देने के विषय में बहुत सारे प्रयास वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल की बातचीत की जाए तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे हैं, और बहुत सालों से वो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद कुछ
मोटी बातचीत में रख देती हूँ कि हम अगर देखें सत्र को तो अभी 2:20 हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले सत्र की जो शुरुआत होगी कुछ प्रश्नों के साथ करेंगे। तो ये प्रश्न हमारी तरफ से है, पर कुछ सोच विचार के कुछ प्रश्नों को रखा गया है, उसके उत्तर हमारे पैनलिस्ट दे रहे होंगे। उसके बाद हम बातचीत कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आधे घंटे का समय हमारे पास होगा जहाँ पे हम ओपन मंच या खुला मंच के तौर पे बातचीत कर रहे होंगे। तो कुछ कल वर्तुल जी कुछ रूल्स की बातचीत कर रहे थे, आप में से अगर कुछ सदस्य यहाँ रहे हो तो हम कुछ रूल्स के तौर पे रखेंगे कि प्रश्न का के लिए जो उत्तर का समय रहेगा वो 15 से 20 मिनट तक रखें। जहां मुझे लगेगा थोड़ा सा हम औरों के विचारों को भी सुन पाए तो मैं आपसे माफी भी चाहूंगी और पहले से परमिशन भी चाहूंगी कि मैं वहां रोक रही होंगी कि आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे होंगे। तो ऐसे में हम सभी को और ज्यादा से ज्यादा अनुभव और विचारों को सुन पाएंगे। तो इसी के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। तो भय मुक्त वातावरण की हम जब बातचीत कर रहे हैं तो अगला प्रश्न थोड़ा मेरा सुंदर सर से रहेगा। सुंदर सर, प्रश्न ये है कि हम भयमुक्त वातावरण की बातचीत करते हैं और आप पढ़ा रहे हैं इंटर कॉलेजेस के बच्चों को भी। 6 से 12वीं तक के बच्चे आपके पास हैं। तो हमारी बात भी हो रही थी कि भयमुक्त वातावरण की आखिरकार हमारी समझ क्या है, और जब 6 से 12 तक के बच्चे होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में ये वातावरण कैसा है और क्या चैलेंजेस होते हैं इस वातावरण को बनाने के और बनाए रखने के, कैसे उस पे काम करते हैं। क्योंकि क्लासरूम आपकी जब 6th to 12th हो जाती है, तो बच्चा क्लासरूम के बाद अंदर तक तो शायद वो भयमुक्त वातावरण हम क्रिएट कर पाते होंगे, पर जैसे ही क्लास के बाहर जा रहा है उसकी अपनी दुनिया है, अपने दोस्त हैं, अपना परिवार है। वहां किस तरीके की बातचीत हो रही है, और फिर वापस से जब हम जानते हैं कि ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे हम वापस लेकर आते हैं उन बच्चों को। हाँ, सबको नमस्ते। धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है बात रखने का। और जैसे कि आपका प्रश्न है कि मतलब कक्षा रूम में जो हम पढ़ा रहे हैं और बाहर की दुनिया में बच्चा कुछ और ही देख रहा होता है, समझ रहा होता है। और ये द्वंद्व जो होते हैं, ये एक शिक्षक हर दिन मतलब शुरुआत प्रार्थना सभा से लेके और शाम को छुट्टी होने तक, उसके बाद भी वो बच्चों में जो उसके अंतर्द्वंद हैं, बच्चों के जो विरोध हैं, उनकी सहमतियाँ हैं, उनके पूर्वाग्रह हैं या उनकी मान्यताएं हैं, इन सब का साक्षी शिक्षक होता ही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो जो दैनिक कार्य हमारे होते हैं स्कूल के कि भाई साफ़ सफाई करनी है, तो बच्चों का मानना होता है कि लड़के जो हैं खिसक जाते हैं कि नहीं, ये काम तो भाई लड़कियों का होता है कि साफ़ सफाई करनी है सब। या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की हम तैयारी करवा रहे हैं, हमें कोई गीत तैयार करवाना है या नृत्य के लिए तैयार करवाना है, तो बच्चों का मतलब मानसिक ये होता है, सोचना ये होता है कि नाचना गाना या इस टाइप के कार्यक्रम करना ये तो लड़कियों का काम है, ये वंदना का कार्यक्रम करना है तो लड़कियां ही करेंगी, हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप की छोटी छोटी बातें हो गई। या कक्षा में जैसे बैठने बैठने का ही देख दिया है तो तुरंत जो है हम, क्योंकि सह कक्षा हमारे विद्यालयों में चल रही हैं, तो लड़के लड़कियां एकदम से अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। एक तरफ लड़के बैठ रहे हैं, एक तरफ लड़कियां बैठ रही हैं। तो इस टाइप के छोटी मोटी चीज़ों से शुरुआत जो होती है, वो हम लोग देख ही रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे कि केवल बच्चों में ही ये पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, कई बार जो है हम शिक्षकों के भी अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं बच्चों के मामले में। तो हम लोगों को भी कई बार लगता है कि नहीं भाई, ये लड़कियां हैं तो ये गणित नहीं पढ़ पाएंगी, ये इनको गणित कम समझ में आएगा, है ना। या जैसे साइंस लेने की बारी आती है तो हम लोग लड़कियों को अलग कर देंगे, या जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं पढ़ने में उनको बोलेंगे भाई तुमने साइंस नहीं लेनी है। तो ये जो बातें हैं कि जो द्वंद्व हैं हमारे, तो ये हम शिक्षकों में भी होते हैं, और इससे निकलना ही हम लोगों के लिए जो है एक चुनौती होती है कि क्या पहले शिक्षक अपने द्वंद्वों से बाहर निकल पा रहा है। क्या हम बच्चों को वो जिस भयमुक्त वातावरण की हम बात कर रहे हैं, तो भयमुक्त का मतलब केवल मारना पीटना या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना ये तो है ही, लेकिन क्या हम बच्चों को उनके सम्मान जो सम्मान अपेक्षित है बच्चों का औरों से, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे दूसरा व्यक्ति जो है सम्मान दे, तो ये बात बच्चों पे भी लागू होती है। तो क्या हम उनका सम्मान उन्हें दिला पा रहे हैं कक्षाओं में, तो ये हमारा मुख्य मकसद होता है कि भयमुक्त वातावरण हम देना चाहें अगर।
तो मेरा मानना है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पास बहुत सारे द्वैध होते हैं, तो बहुत सारी सुंदर दुविधाएँ। सर, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ मैं। जी, मैं यहाँ पे ये बातचीत आपकी चाहूंगी कि सबके समक्ष आप रख पाए कि आप इस चुनौती पे कैसे काम कर रहे हैं। कोई उदाहरण अगर आप साझा कर सके हमारे बीच में, जहाँ पे इन परिस्थितियों से पार पाने में हमने कोशिश की या फिर इनको पहचाना, आइडेंटिफाई किया और फिर समझ के थोड़ा सा उस पे कुछ हमने आगे स्टेप फॉरवर्ड किया। तो अगर वो रख पाए आप तो थोड़ा हमें और दिशा मिल रही होगी। जी, जी। तो जैसे मैं अपने उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पास मतलब एक तो लिंग भेद होता है और दूसरे होते हैं जैसे जाति भेद से भी हमारे पास जो बच्चे क्योंकि सीनियर क्लासेस में आते हैं तो उनके पास वो सामाजिक जो मतभेद होते हैं उनके बारे में भी वो जान समझ रहे होते हैं। अभी जैसे मैं एक दिन की बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरे कक्षा 10 के बच्चे जो हैं छुट्टी के समय पे मेरे को बोलते हैं कि सर आज हमारे गाँव चलिए, हमारे गाँव में शादी है और आपकी पढ़ाई हुई लड़की की शादी है तो आप ज़रूर आइए वहाँ पर। और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं तो आज आ नहीं पा रहा हूँ, आप ऐसा करना आप चले जाना वहाँ पर और लड़कियाँ ही थी वो। तो उनमें से एक एक लड़की बोलती कि सर हम लोग उनकी शादी में नहीं जाते हैं। मतलब एक ही गाँव के वो बच्चे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम उनकी शादी में नहीं जाते हैं। उनकी शादी का मतलब क्योंकि वो अ, जातिगत रूप से वो अलग हैं, एससी की शादी थी, एससी की लड़की की शादी थी और वो सवर्ण के बच्चे थे तो उन्होंने बोला नहीं जी हम उनकी शादी में नहीं जाते। अब ये जो एक बहुत पिंच करने वाली बात थी, ये अगले दिन की कक्षा में उसके उनके क्लास में जब उठाई गई, तो इस पे खूब चर्चा हुई और यही बात मैंने उनसे बोली कि भैया जो ये जातिगत भेदभाव है, ये किस प्रकार से क्या आपको लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस पे खूब सारी बातें होती। तो बच्चे महसूस करते हैं कि स्कूल में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में हम उनको समता या समानता के पाठ पढ़ा रहे हैं और हमारे कई मायने में हमारे स्कूल उनमें मतलब ऐसा नहीं कि केवल बता रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, वो हो भी रहे होते हैं। वो कक्षाओं में एक साथ बैठ रहे होते हैं, वो खाना-पीना एक साथ खा रहे होते हैं। अगर वो मध्याह्न भोजन में हैं, तो वो एक साथ खाना खा रहे होते हैं। अ, उनमें उनके साथ मतलब व्यवहार ये किया जाता है वे सबने एक जैसे गणवेश पहने हुए हैं। लेकिन जब वही बच्चे अपने समाज में जा रहे हैं तो वहाँ वो बिल्कुल उसी बच्चे से अपने साथी से वो बिल्कुल अलग व्यवहार कर दे रहे हैं कि भाई वो हमारे घर में नहीं आता है, वो आ नहीं सकता है या उस हमारे माता-पिता उसको आने नहीं देंगे। तो इस टाइप के जो द्वैध हैं वो बच्चों में होते हैं और इनको हम लोग बातचीत से उनके साथ समय-समय पर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आप लोग इसको कौन इसको सुधारेगा? मतलब ये समाज में जो ये कुरीतियाँ हैं इसको सुधारने की ज़िम्मेदारी किसकी है? क्योंकि माता-पिताओं ने तो वो जी लिया है, वो उस परिवेश में जी रहे हैं और उनको वो उसमें कुछ बुराई भी नहीं लग रही है। तो इसकी ज़िम्मेदारी आखिरकार हम बच्चों पे ही आने वाली है या हम शिक्षकों की भी है कि हम अपने बच्चों में पहले वो मूल्य स्थापित कर सकें। ताकि जब वो उस समाज को बना रहे होंगे, नए समाज को बना रहे होंगे, तो वहाँ इनके लिए उनके पास कोई जगह ना हो, ये भेदभाव ना हो। इसी तरह से अगर मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ और जब मैं विज्ञान में कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उनके पास जो है बहुत सारी उनकी मान्यताएँ हैं या अवैज्ञानिक जो बातें हमारे समाज में हैं, वो होती हैं। तो उन पे हम लोग कई बार जो है पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई एक शिक्षक होने के नाते मैं कैसे इन मुद्दों पे बात कर लूँ क्योंकि ये तो मेरी सब्जेक्ट का नहीं, ये तो समाज का मुद्दा है। तो ऐसा नहीं होता है, एक शिक्षक जो है समग्रता में अपने बच्चों को बता रहा होता है चीज़ों को और अ, जब वो कक्षा में बच्चों के साथ बात कर रहा होता है तो वो केवल विज्ञान का शिक्षक नहीं होता है या केवल भाषा का शिक्षक नहीं होता है। वो सामाजिक रूप से भी उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो एक तो ये उदाहरण था और दूसरा कि जैसे हम लोग जब काम करने की बातें कर रहे हैं, तो जैसे साफ-सफाई है, तो हम लोगों ने क्या कर देना है कि भई बच्चे ऐसा ना करें कि लड़के जो हैं इसको लड़कियों पे थोप के चले जाएँ, तो हमने समूह बना लेने हैं साफ-सफाई के और या अनुक्रमांकवार रोल नंबर वाइज़ उनको बारी दे देनी है और फिर उसका मॉनिटरिंग भी करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको हिस्सा बनाने के लिए हमने उन्हें संगीत, जनगीत, लोकगीत आदि की जो हम अतिरिक्त कक्षाएँ उनको दे रहे हैं। और इससे क्या हुआ है कि जैसे हमने कक्षा 9 के बच्चों का एक ग्रुप बनाया है हिलांस करके और कक्षा 10 के बच्चों के लिए हमने एक ओगाज़ ग्रुप भी बनाया है।
तो ये हम ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके साथ, और इसमें हम पूरे क्लास को शामिल कर लेते हैं, चाहे वो उसमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और फिर जब कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो फिर वो पूरी सहभागिता उसमें करते हैं। वहाँ पर वो ये मतभेद छोड़ देते हैं कि मैं लड़का हूँ मैं नहीं गाऊंगा, या लड़की है तो यही गाएगी। तो इस ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम उनके साथ करते हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि काम जो है वो लिंग के आधार पे नहीं बांटा जाना चाहिए, वो क्षमताओं के आधार पे बांटा जाए। तो इस प्रकार के हमारे छोटे छोटे प्रयास होते हैं। शुक्रिया मैम। जी, धन्यवाद सुंदर सर। बहुत अच्छा लगा आपके प्रयासों को सुनकर। आपके लिए सवाल है कि अगर हम इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं मूल्य और चरित्र निर्माण की, हम लगातार अपने स्कूलों में प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे क्या चैलेंजेस हो पा रहे हैं कि अभी भी समाज में हमें वो रिफ्लेक्शन के तौर पे नहीं दिखाई देता है? तो अगर आप उसमें थोड़ा प्रकाश डाल पाएं तो बड़ी मदद मिल पाएगी हम सभी साथियों को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझे यहाँ जुड़ने का मौका मिला और इतने अच्छे टीचरों की बातें सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगता है। ये एक प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन है जिसमें कई बार लोग हम लोगों की क्रिटिसिज्म ज्यादा करते हैं, लेकिन इतने सीरियसली लोग अपने टीचिंग के बारे में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आपका प्रश्न बहुत बड़ा है कि ये क्यों हम लोग जो कोशिश करते हैं उसका कुछ असर होता है कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों है? आ, 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 इसके कई सिरे हैं। एक एक पहले सिरे इसी से शुरू करें कि मूल्यों के शिक्षण पर अभी भी हमारी समझ पूरी नहीं है कि कैसे सिखाते हैं। अच्छा, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक। और हम लोग कई तरीकों से इस पर काम कर रहे हैं। जैसे आप ही तीन लोगों को मैं जब सुनता हूँ तो मैं इसमें जो दो बड़े पहलू हैं मूल्यों को सिखाने के, दोनों पहलू मुझे दिख रहे हैं। एक थोड़ा ज्यादा है, एक थोड़ा कम है। वो दो पहलू क्या हैं? एक पहलू है जिसको बोलते हैं कि सोशलाइजेशन वाला, समाजीकरण वाला पहलू, जहां पर हम सिखाते हैं बिना चीज का सीधे तरीके से विश्लेषण किए। तो और ये बहुत पावरफुल है तरीका। और जो सुमन जी कर रही हैं, जो मोनिका जी कर रही हैं, बड़े मतलब बहुत असरदार तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग रोल मॉडल बनाकर बच्चों के सामने खुद भी हों, गतिविधियां ऐसे हों जिससे कुछ मूल्यों को उनका मॉडल किया जाए। कई लोगों ने उसके ऊपर बड़ा काम किया। उनका कहना है कि ये रोल मॉडलिंग और चीजों को करवाना बच्चों से, ये बहुत ही असरदार तरीका होता है मूल्यों को सिखाने का। भारतीय दर्शन में या यूरोपीय दर्शन में इसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं इस तरीके के, कि बच्चों से करवाएं चीजों को और खुद भी उनको दिखाएं। जैसे कि जैसे वो खाना का एग्जांपल दे रहे थे कि खाना मिड डे मील कभी इस तरह से देते हैं कभी उस तरह से देते हैं, और इस व्यवहार से ही एक समानता का एहसास बच्चे सीखते हैं। बहुत असरदार होता है। तो ये जो तरीके हैं, इसमें फिर से याद रखिए, मैंने कहा कि बिना विश्लेषण किए हुए हम लोग बातों को सिखाते हैं। जो दूसरा तरीका होता है, जो थोड़ा सा शायद छोटे बच्चों के साथ भी किया जाता है, जिस पर हम लोग थोड़ा, हमारे यहाँ पर शायद कम काम होता है, जो कुछ बातें जो आप बता रहे थे उसका जिक्र तो आ रहा था, सुंदर जी भी उसकी कई चीजों का जिक्र कर रहे थे। वो है विश्लेषण वाला तरीका। वो है नैतिक बातों को लेकर उनकी व्याख्या करना, उन पर सवाल जवाब करना, क्या ऐसा सही है कि ऐसा सही है, कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। ये दूसरा एक बड़ा तरीका है। तो दो बड़े तरीके हैं। हमारे यहाँ पर व्यवस्थागत रूप से इन दोनों को टीचरों को सिखाया नहीं जाता। ये तो मतलब
बहुत ही गुणवान टीचर्स हैं जो खुद ही इसको बना रहे हैं, खुद ये तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक जो हमारी समस्या है वो ये है कि इसको और व्यवस्थित रूप से इसके ऊपर चिंतन करना, सीखना, सिखाना, एक दूसरे को मूल्य सिखाते कैसे हैं। जिस तरह से हम गणित के ऊपर इतने साल बताते हैं, गणित की किताबें हैं, गणित की बाकायदा ट्रेनिंग होती है ना, मूल्यों को सिखाने की हमारी उस तरह का फैला हुआ एक शिक्षकों की ट्रेनिंग या शिक्षकों का अपनी समझ नहीं है। तो ब्रिलियंट टीचर्स हैं हमारे पास, हम 3 ब्रिलियंट टीचर से मिल ही रहे हैं जो खुद ही बना रहे हैं तरीके, लेकिन इसको व्यवस्थागत तरीके से भी करने का अभाव है हमारे यहाँ पर। तो ये एक बड़ी चैलेंज है। जो दूसरी जो एक बड़ी चैलेंज है वो ये कि बच्चे सिर्फ हमारी क्लास से नहीं सीखते, हम सब जानते हैं। बच्चे बाहर के समाज से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम लोग भी हम लोग और हमारा काम है ये, हम लोग एक दिशा में उनको बच्चों को ले जाते हैं, समाज उनको उल्टी दिशा में ले जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो ये भी हमें मानना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सिर्फ स्कूली शिक्षा से ये चीजें नहीं सुधरेंगी। उदाहरण के लिए जैसे सुंदर जी भी बता रहे थे, बच्चों की जातिगत जो समझ है जो बच्चे लाते हैं स्कूल में, या जो पितृसत्ता की जो समझ लाते हैं कि लड़कों को ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को वैसा होना चाहिए, और लड़कों को सिखाया जाता है, फिल्मों द्वारा सिखाया जाता है, अपने घरों में सिखाया जाता है कि तुमको थोड़ा दादागिरी करके रहना है ना, जल्दी बात मान जाओगे तो वो तो लड़कियों का काम है, तुमको बात माननी नहीं है। ये सब बाहर भी हो रहा है और हम इसके उलट चीजें सिखाते हैं। तो ये दूसरी एक समस्या है जो आपने पूछा कि ये उतना असर क्यों नहीं हो रहा। एक हमारी शिक्षा की पद्धति में शायद हमें इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरा, बाहर की जो प्रक्रियाएं हैं वो वापस इसको पुश करती हैं, हमें वापस इसको धकेलती हैं, और वो अपने आप में बहुत विस्तृत व्यवस्थाएं हैं। उसको देखकर कुछ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मैं उस पर वापस 1 मिनट में आता हूँ, क्यों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन बहुत विस्तृत व्यवस्था है, जितने हम लोग विस्तृत नहीं है मूल्यों को सिखाने में, बाहर का समाज जातिवादी मूल्य सिखाने में बहुत व्यवस्थित है, विस्तृत है, फैला हुआ है जातिवादी मूल्यों सिखाने के लिए। हम लोग उसके अभी हम सीख रहे हैं कि उसके साथ हम लोग कंपटीशन में कैसे आएंगे, हम लोग सीख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की चुनौतियां हैं। क्यों इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अगर आप स्कूलों का इतिहास देखें, स्कूलों का काम, बहुत बड़ा काम ये रहा है कि बाहर के जो समाज की जो त्रुटियां हैं उसके साथ स्कूलों के रास्ते लड़ा जाता है। ये इतिहास में स्कूलों का ये काम रहा है ना। खास टाइप की भाषा बाहर बोली जाती है, हम अच्छी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है हम उल्टी सिखा रहे हैं, वो अलग चीज है कि असल में बाहर की भाषा अच्छी है, हम गलत भाषा सिखा रहे हैं, वो अलग चीज। लेकिन स्कूल की कोशिश ये रहती है, ऐतिहासिक रूप से रहती है, कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है स्कूल उससे अच्छा सिखाने की कोशिश करता है। तो जाहिर है हम तो थोड़ा स्लो रहेंगे, हम लोग उतना नहीं कर पाते, लगता है कि हम उतना नहीं कर पाते कि जितना बाहर का समाज कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए, इसको थोड़ा समय दीजिए, 10, 20, 50 साल। जब ये बच्चों के बच्चे आएंगे, उनके साथ जो परिवर्तन करना होगा वो कम परिवर्तन करने की जरूरत होगी। जब उनके बच्चे आएंगे, आप देखेंगे वो तो घर से सीख कर आ रहे हैं। ये स्कूलों का ऐतिहासिक प्रक्रिया स्कूलों की इस तरह की रही है। तो इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवर्तन वो पेड़ लगाने वाला परिवर्तन होता है ना, तो वो एक दिन में नहीं फैलना था। हमारा परिवर्तन स्कूलों का परिवर्तन ऐसा ही होता है। कई बार लगता है कि अपन ने सिखाया कोई असर नहीं हुआ, लेकिन लगे रहना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्कूलों का इतिहास देखें, इतिहास में ऐसे ही होता है। स्कूल लंबी, इसको बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा है ये, तो धीरे धीरे करके असर लाता है। तो निराश नहीं होना। और इसका ये मतलब नहीं कि जैसा अपन थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसी में संतुष्ट हो जाना, इसका ये भी मतलब नहीं। इसका मतलब कि हमें
गणित सिखाने में इतना काम करते हैं और बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा विषय है गणित। हमें उतना ही चिंतन, उतनी मेहनत, उतनी ट्रेनिंग, उतना पढ़ना हमें मूल्यों पर भी करने की जरूरत है, और शायद ज्यादा जरूरत है। मतलब गणित वाले बुरा ना माने, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो जीवन का ताना बाना ही सारा मूल्यों से बनता है। इस पर भी हमको चिंतन करने की बहुत जरूरत है, और सीखने के नए तरीके और सीखने की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ब्रिलियंट टीचर्स अपने आप ही कुछ बना रहे हैं, उसी के भरोसे चले। हम उन ब्रिलियंट टीचर से औरों को भी सिखाएं, हम भी सीखें, है ना, ताकि एक व्यवस्था बने चीजों को सीखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी को मल्टीप्लिकेशन करना, गुणा करना अपने आप से सीखा, अपने आप से इजाद करना पड़े। क्यों? लोग इजाद करें, हम उनसे सीखें। वैसे मूल्यों को कैसे सिखाते हैं, वो हम भी औरों से सीखें, कैसे सिखाया जाता है उसको। मैं ये कहकर रुकता हूँ, बड़ा विषय है, लेकिन इतना सा कहकर मैं रुकता हूँ यहाँ पर।